भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, उस घर्षण की उष्मा अपने नेत्रों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू निष्ठा जी। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी मैम, जी मैम। ठीक है, चलिए चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम एक बार विदिन ग्रुप डिजाइन बता दीजिए ना। क्या क्या क्या? विदिन ग्रुप डिजाइन। विद इन ग्रुप डिजाइन, ठीक है, मैं एक बार यस स्लाइड शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बता देती हूँ। ठीक है, विद इन ग्रुप डिजाइन ऐसे कुछ भी नहीं है। विद इन ग्रुप डिजाइन का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, ठीक है, और सौरभ जी को मैंने कंट्रोल ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है, तो आप योगा इंटरवेंशन मिल रहा है, सौरभ जी को योगा इंटरवेंशन नहीं मिल रहा है, हम लोग का नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। तो जब हम लोग विद इन ग्रुप डिजाइन करेंगे, तो जो हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे निष्ठा जी, वो आपके प्री और पोस्ट के डेटा पे करेंगे, ठीक है, या सौरभ जी के प्री या पोस्ट डेटा पे करेंगे। लेकिन जब बिटवीन ग्रुप डिजाइन होगा, तो आपके प्री डेटा पे और सौरभ जी के प्री डेटा पे करेंगे। और फिर से मुझे अगर बिटवीन ग्रुप डिजाइन करना है, तो फिर से मतलब उसमें दो 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 ग्रुप आता है, तो हम लोग बिटवीन बिटवीन करते हैं। और विद इन का मतलब है कि एक ही पर्सन पे जब हम कर रहे हैं, मतलब आप ही के प्री डेटा पे कर रहे हैं और आपके ही पोस्ट डेटा पे कर रहे हैं। यस मैम। तो वो विद इन हो गया जब हम एक ही पर्सन पे करते हैं, ठीक है। और बिटवीन हो गया जब हम दो ग्रुप के बीच में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच में जब प्री देखते हैं, जैसे कि आपका प्री डेटा और सौरभ जी का प्री डेटा, इन दोनों का डेटा देखना होगा, तो ये बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो जाएगा।
और मुझे सिर्फ सौरभ जी का प्री और सौरभ जी का ही पोस्ट देखना होगा तो वो विद इन ग्रुप रिजाइन हो जाएगा। ओके। ठीक है, बिटवीन ग्रुप में आपका दो दो ग्रुप आ जाता है और विद इन ग्रुप में आपको एक ही ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही है, बस उसके प्री और पोस्ट का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, ओके मैम। और हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी मैं आपके क्वेश्चंस पे ही काम कर रही हूँ, यूजीसी नेट के क्वेश्चन पे ही। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का ये करेंगे। तो मैम हमारा हमने भी साइड बाय ढेर साइड सारे रिवाइज भी। हाँ बताइए। मैम हमने भी ढेर सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो कुछ कुछ हैं जो पूछना थे और कुछ अभी हमने पढ़ा भी नहीं है इसका, तो मैम वो हम आपके पास सेंड कर देंगे उन क्वेश्चंस हाँ को हाँ, आप आपको स्क्रीनशॉट। किसी भी क्वेश्चन में जो आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या नहीं तो आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे सेंड करते जाइए। मैं भी उसको जो है ना उसका मैं पीडीएफ फाइल बनाते जा रही हूँ। फिर एक दिन क्या करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वो कैसे होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि क्लासेस जो है अभी हम लोग की अभी बहुत सारी चीज पढ़नी है। और इस वीक में सोच रही हूँ आज के बाद जो है कल से हम स्टैट्स अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टैट्स में आप लोग को जो है फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि आजकल फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन मिल मतलब आ रहे हैं। एचडी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्कोर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। एक हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च छूट रहा था ना, जो मैं बोली थी मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी इसका। जी मैम। ये वाला स्लाइड विजिबल है सबको? हाँ मैम। देखिए ये जो है डेटा आप लोग अगर पूरा याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चंस एक ना एक तो पहले तो बहुत बहुत आता था और अभी भी आता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दो रिसर्च यूजीसी का बहुत फेवरेट रिसर्च है और इससे क्वेश्चंस आ ही जाता है हमेशा। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताई थी कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्वालिटी रिसर्च क्वेश्चन बेस्ड होता है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड होता है। ठीक है, उसमें लीकट स्केल होता है, नहीं जैसे मैं आपको PHQ-9 का दिखाई थी, है ना, वो PHQ-9 का जो क्वेश्चन दिखाई थी वो भी तो एक तरह का क्वालिटेटिव डेटा है ना, उसको तो बाद में हम 0 1 2 करके उसको ये क्वांटिटेटिव किया था हमने, है ना, याद है PHQ-9 का? जी मैम, जी मैम। याद है ना? यस मैम। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि मैं आपको रिव्यूज का एग्जांपल दी थी, रेटिंग और रिव्यू। रेटिंग क्या होता है, कौन सा रिसर्च कौन सा डेटा होता है? मैम क्वांटिटेटिव होता है, रेटिंग क्वांटिटेटिव, और जो कमेंट हम करते हैं क्वालिटेटिव होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो आप इस चीज को ध्यान रख करके क्वेश्चन कीजिएगा अपना। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा जो हो गया, बाद में हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन जो है बाद में उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन हमारा जो पहले जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो जो है वर्ड में सेंटेंस में होता है। ठीक है, फिर बाद में उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब हो गया जो आपको डेटा मतलब रिटर्न में मिले, उस तरह का डेटा, या उस, और क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब हो गया कि उस तरह का रिसर्च जिसमें जो है आप क्वालिटेटिव मतलब जिसमें आप जो है सेंटेंस में डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च करने का कौन कौन सा मेथड है ये याद याद करके रखिएगा। पहले ये क्वेश्चंस बहुत आते थे, इधर से 1 2 साल से मैं देख रही हूँ 1 साल से नहीं आ रहा, लेकिन याद ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत आता था कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, जैसे केस स्टडी हो गया, इथनोग्राफिकल रिसर्च हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, फेनोलॉजी ग्राफ ये हो गया, पोस्ट पॉजिटिविज्म हो गया। तो ये सारा जितना भी रिसर्च का नाम है ये सारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और इन सब रिसर्च में आपको क्वालिटेटिव डेटा ही लेना पड़ता है। ये सब रिसर्च कुछ ऐसा है जैसे कि केस स्टडी का हो गया, तो जिसका यूनिक फीचर होता है, जैसे उस दिन हमने पढ़ाई किया था कि किसी योगी का है जो पहाड़ पे जाते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में उसका जो है हमारे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग है। तो उसका शुरू से लेके 0 से स्टार्ट करते हैं और पूरा जो है प्रेजेंट तक जो है हम उसका स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या खास बात है या उसकी ऐसी क्या क्वालिटीज है। तो इस तरह का जो रिसर्च हम करते हैं वो हमारा केस स्टडी रिसर्च होता है। इथनोग्राफी रिसर्च क्या हो गया, इथनोग्राफी रिसर्च हो गया कि जब हम कल्चर पे करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं PhD करने चली गई कर्नाटका,
तो अब वहाँ के कल्चर में, साउथ के कल्चर में, नॉर्थ के कल्चर में बहुत बहुत फर्क है। ठीक है, हमारे खाने पीने में, हमें हमारे पहनावे में, हमारे बोल चाल में, ठीक है, हमारे कर्सी में, हम जो पूजा करते हैं उसमें भी। तो मुझे मन हुआ कि मैं एक नॉर्थ, क्योंकि मैं नॉर्थ में मतलब हुई हूँ, तो मुझे नॉर्थ का कल्चर पता ही है और साउथ का देख रही हूँ कि वहाँ सब कुछ कैसे होता है। तो मुझे लगा कि एक इथनोग्राफी रिसर्च करती हूँ। इथनोग्राफी का मतलब होता है कि जब भी दो कल्चर की बात हो, ठीक है, हम हमेशा इस कल्चर पे जब भी रिसर्च करते हैं, किसी के भी कल्चर पे, तो उसको हम इथनोग्राफी बोलते हैं, और इसमें भी हम क्वालिटेटिव सेंटेंस वाइज ही डेटा लेते हैं। हिस्टोरिकल क्या हो गया? हिस्टोरिकल जैसे कि मान लीजिए हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, जैसे कि अभी अभी न्यूज में आया था कि ताजमहल के नीचे शिव मंदिर है। मतलब जो पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी हैं और उस पे हम जब रिसर्च करते हैं तो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, और उसमें भी हम क्वांटिटेटिव डेटा नहीं, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ये भी। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है कि जिसका बिल्कुल हम जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जीरो से जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे, उसको हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। फेनोलॉजी हो गया, पोस्ट पॉजिटिज्म भी। अच्छा, इसमें एक दो वर्ड आप लोग समझ के रखिए, ये क्वेश्चंस पहले बहुत आता था, अब नहीं आता है, मतलब एक साल से तो आ नहीं रहा है, मैडम लेकिन हो सकता है रिपीट हो जाए। इथनोग्राफी क्या बोला था आपने? इथनोग्राफी जब कल्चर के बीच में रिसर्च होता है, ओके ओके, दो कल्चर के बीच में जब हम रिसर्च करते हैं तो उसको हम इथनोग्राफी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज आपको समझने का है, एक है पोस्ट पॉजिटिज्म और एक है पॉजिटिज्म। ठीक है, तो अब इन दोनों वर्ड में फर्क क्या है? देखिए, पहले जब रिसर्च होना शुरू हुआ था, जब रिसर्च मतलब जब शुरू ही हुआ था, जब स्टार्टिंग ही था, तो जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि जो भी चीज हम क्वांटिटी में कर सकते हैं, वही उसी चीज पे हम रिसर्च कर सकते हैं। जिस भी चीज को हम क्वांटिफाई करते हैं, रिसर्च सिर्फ उसी उसी टॉपिक पे हो सकता है। जो भी चीज हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिफाई करने का मतलब है जिसमें हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं, प्लस माइनस मीन मीडियन मोड, मतलब इस तरह का जो डेटा होता है जिसमें हमें न्यूमेरिकल डेटा मिलता है, क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है, जो इसी तरह का जो होता है उसमें ही हम सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं, बाकी कोई चीज में हम रिसर्च कर नहीं सकते। तो ये जो है, ये थॉट था किसका? पॉजिटिज्म का। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में फिर कुछ लोगों ने इसका अपोज किया, बोले कि बहुत सारी ऐसी चीज है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को करती है प्यार, तो क्या इसको हम क्वांटिफाई करके बता सकते हैं? कहने का मतलब है कि जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, या जितना भी, जैसे मान लीजिए कल्चर पे ही स्टडी करना है, या नहीं तो किसी को जो है केस केस स्टडी ही करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमोशंस हम ये करते हैं, हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज ऐसी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो क्या इस पे हम लोग को रिसर्च नहीं करना चाहिए? इस पे भी रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आया था पॉजिटिव, ये हमेशा जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही मानता है। ठीक है, इसीलिए इसमें एक्सपेरिमेंटल या को रिलेशनल स्टडी होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है। ठीक है, और ये जो है आपका जो है क्वालिटेटिव रिसर्च है, और ये जो है आपका ये जो है जितने भी इमोशंस होते हैं, या वो सारी चीजें जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो सारे वेरिएबल्स जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो हमारा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। तो जब भी पोस्ट पॉजिटिज्म आएगा तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च को ही इंडिकेट करेगा, और जब भी पॉजिटिज्म आएगा तो वो क्वांटिटेटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एक्सपेरिमेंटल और को रिलेशनल स्टडी आ गया। बाकी इसमें जो है इस रिसर्च को याद रखना होगा आपको कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सा रिसर्च आता है। आप देखिएगा इससे भी कभी ना कभी क्वेश्चन आ ही जाता है, यानी तो केस स्टडी पे क्वेश्चन आ जाएगा, यानी तो इथनोग्राफी पे आ जाएगा, यानी तो ग्राउंडेड थ्योरी पे आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन दे ही देते हैं नेट में। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको पोस्ट पॉजिटिज्म और पॉजिटिज्म? मैडम ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में बताइए जरा। ग्राउंडेड थ्योरी हो गया आपको, जब आप किसी भी, देखिए ये जितनी भी रिसर्च है ना, चाहे केस स्टडी हो, इथनोग्राफी हो, आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि किस स्टडी में क्या चीज, क्या पढ़ाई होता है, मतलब क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं। ग्राउंडेड हाँ, थ्योरी क्या हो करते गया हैं? कि जैसे कि आपका जैसे कि मान लीजिए कि जो है आप कोई भी रिसर्च आपको करना है बिल्कुल डीप लेवल पे, कोई भी ऐसा इशू है, ठीक है, जिसको आपको बिल्कुल उसके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं आप उसको, या बिल्कुल फंडामेंटल डीपली। रिसर्च भी कह सकते हैं इसे।
फंडामेंटल रिसर्च कह सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च ये होता नहीं है, फंडामेंटल रिसर्च की तरह ही करते हैं, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च आपका जो है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो क्वालिटेटिव ही हो। ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे तो यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसीलिए जो नाम है रिसर्च का उसके बेसिस पे ही आप इसको समझिए अभी। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च वो सब क्वांटिटेटिव भी होता है आपका, लेकिन जो है यहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको बहुत अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो फिर आपको इसका पूरा चैप्टर पढ़ना होगा कि केस स्टडी कैसे करते हैं। जैसे कि इस बार के क्वेश्चन में क्या नहीं, पिछले बार के जो जून में आप लोग का क्वेश्चन हुआ था, जो आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक केस स्टडी पे आपका सैम्पलिंग दे दिया था। मैंने कहा था ना कि एक ऑब्जर्वेशन करके भी हम जो है सैम्पलिंग लेते हैं, तो उसको शायद फोकल सैम्पलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन में दिखाऊंगी, मैं देखी थी इस बार जो है क्वेश्चन आया हुआ था जब आप लोगों ने रिटन एग्जाम, जो आपका जो जून में पेपर हुआ था ना, उसमें आया हुआ था इसके ऊपर केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आपका एक। तो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी ही आपको। तो उसमें जो केस स्टडी में सैम्पलिंग करते हैं, उस सैम्पलिंग पे आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगर मैं ये मतलब बिल्कुल डीप में बताने लगूं कि केस स्टडी कैसे करते हैं तो ये काफी टाइम ले लेगा। मतलब एक अगर मैं केस स्टडी ही आपको डिटेल में बताऊं तो 1 घंटा ले लेगा ये पूरा का पूरा, कि कैसे करते हैं, क्या होता है। तो हम लोग को बस नेट के हिसाब से समझना है, क्योंकि आप लोग नेट की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका गोल क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च का, क्यों करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च हम? देखिए, इसके गोल में लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड करने के लिए, इसमें लिखा हुआ प्रीडिक्शन। इसको कोई समझाएगा मुझे ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है गोल में? गोल बोल लीजिए, एम बोल लीजिए, जो मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एम हो गया या गोल हो गया है, वो अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। और क्वांटिटेटिव में लिखा हुआ है प्रीडिक्शन। तो इसमें क्या होगा बताइए, ये दोनों में गोल अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? प्रिडिक्शन मतलब पता है ना क्या होता है? पहले से भविष्यवाणी अनुमान करना। लगा लेना है, पहले से अंदाज हाँ, पहली बार हम अंदाज जैसे लगा कुछ भी मान लीजिए, हम पहली बार एम्बुलेंस ही देखते तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई बीमार है या कोई पेशेंट के लिए एम्बुलेंस आया, मतलब कोई किसी को ले जाने सबसे के लिए। मैम हाँ, क्वालिटेटिव मींस जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड और मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। हम्म, नहीं एंड नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब डीप ये डीप आपका टॉपिक अंडरस्टैंड। है, ये आपका टॉपिक है गोल या एम। ठीक है, इस क्वालिटेटिव रिसर्च का एम या गोल है टू अंडरस्टैंड, यहाँ लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव का है प्रिडिक्शन। तो मैं कह रही हूँ कि गोल में यहाँ पे अंडरस्टैंड और यहाँ प्रिडिक्शन किस लिए लिखा हुआ है, कोई मुझे बता सकता है तो बताइए। क्योंकि मैम हाँ, बताइए। मतलब एक तरह से लो- क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना, एक जनरल नॉलेज गेन करना या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना सोशल वर्ड के बारे में या मतलब चीजों के बारे में, जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है। एंड मैम यहाँ पे और यूजुअली ये सोशल साइंटिस्ट के द्वारा की जाती ज्यादातर रिसर्च, एंड कम्युनिकेशन रिसर्चर भी करते हैं। एंड ठीक है, और कोई बताइए, और मैम कोई? मतलब यहाँ पे स्टडी एक तरह एक स्टडी ऑफ पीपल जिसे कहेंगे हम, अच्छा ठीक है, चलिए एक हो लोगों गया, लोगों कोई के और बारे में। बताइए। मैम यहाँ पे ये इसलिए लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड, जैसे हम कोई व्यक्ति है, जैसे कहीं घूमने गया, उसके बाद वापस आया तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, कितना हैप्पीनेस रहा, ये सब चीज जानने के लिए पार्टिकुलर व्यक्ति का, कि उससे पूछा गया कि आपको वहां पे जाने से कैसा लगा, तो उसकी जो आंसर होंगे, अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, ये जो आंसर होंगे ऑन दिस बेसिस हम जो है मतलब उसको एनालाइज करेंगे कि इसको ठीक कितना है, अच्छा लगा। ठीक है। और इसको यहाँ पे जो है क्यों लिखा हुआ है प्रेडिक्शन? मैम हाइपोथेसिस तो पता है मैम, हाइपोथेसिस में होता क्या है कि हम कल्पनाएं करते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम करने से डिप्रेशन जो है कम होगा, तो हाइपरटेंशन तो पता है मैम,
और मैम प्रिडिक्शन का मैम पता नहीं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन में कि हाँ मैम प्रिडिक्शन मैं मतलब बता आउट देती हूँ अभी आपको, 1 मिनट रुक जाइए। प्रिडिक्शन का मतलब अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से आपने समझा है कि किसी भी चीज को जो है हम लोग को अंडरस्टैंड करना होता है तो वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैंने 100 सैंपल पे मैंने मेरा जो रिसर्च पेपर था या मेरा जो सैंपल साइज था वो 100 था, ठीक है। 100 बच्चों पे मैं 50+50 पे की, तो मेरा जो है कुछ वेरिएबल्स जैसे PHQ-9, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस पे योगा बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि अगर ये योगा मॉड्यूल जो है, क्योंकि मेरा क्वांटिटेटिव रिसर्च था, ठीक है, मैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हूँ वो क्वांटिटेटिव रिसर्च था, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 100 बच्चों पे जब हमने मतलब योगा इंटरवेंशन दिया तो 100 बच्चों में जो है कुछ वेरिएबल जैसे एंजाइटी जो है सिग्निफिकेंट आया, डिप्रेशन जो है वेरिएबल वो सिग्निफिकेंट आया। तो इस तरह से लाखों बच्चे हैं, ठीक है। एवरी 5th जो एडोलेसेंट है आज के डेट में इंडिया में, मतलब हर जो है 5वें आदमी में एक एडोलेसेंट है इंडिया में, अगर मैं पॉपुलेशन बात करूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे रिसर्च में जब मैंने 100 बच्चों पे ऐसा काम किया है तो मेरे ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट आए हैं, मतलब योगा उस पे असर हुआ है, डिप्रेशन पे असर किया है, एंजाइटी पे असर हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि जो लाखों बच्चे इंडिया में हैं, अगर इसको और बड़े सैंपल साइज में जो है और बड़े सैंपल साइज हजारों बच्चों पे किया जाए तो हो सकता है कि उसमें भी जो है मेरा जो वेरिएबल सिग्निफिकेंट आया है उन बच्चों पे भी वो सिग्निफिकेंट आए। तो हम एक प्रिडिक्ट करते हैं पेपर में, जब भी आप देखिएगा कि कंक्लूजन जब सेक्शन पढ़िएगा तो उसमें लिखा होता है कि मतलब जो भी हमारा रिसर्च है, जो भी हमने टॉपिक पे रिसर्च किया है ये सिग्निफिकेंट आया है, और इसको अगर और लार्ज सैंपल साइज पे किया जाए तो वो और भी रिलायबल रिसर्च हो जाएगा, और भी वैलिड रिसर्च हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के काम कर रहे हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, है ना, स्टैटिस्टिक्स लगा के काम कर रहे हैं। तो हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने सैंपल साइज पे ऐसा हुआ है, तो अगर हम लार्ज सैंपल साइज पे करेंगे तो हो सकता है वो रिजल्ट उस सैंपल साइज में वो उस सैंपल पे भी ऐसा रिजल्ट आए। अधिकतर आपके कंक्लूजन में जब भी आप कोई पायलट स्टडी का कंक्लूजन पढ़ेंगे तो ये प्रिडिक्शन वर्ड मिलेगा आपको वहां पे कि एक ये तो एक छोटे सैंपल साइज पे था, जब हम बड़े सैंपल साइज पे करेंगे तो हो सकता है कि उसमें भी जो है इस वेरिएबल्स पे, जो मेरा डिप्रेशन था, मेरा एंजाइटी था, इस वेरिएबल्स पे भी योगा बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। टेस्ट हाइपोथेसिस का भी मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए मैं आपको बताई थी कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं रिसर्च में तो 2 तरह का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, इसको हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो 2 तरह का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, तो सबसे पहले होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या है, उसमें हम निकालते हैं मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड सबको आता है यहाँ पे, चलिए कोई नहीं, ये नहीं भी आता है तो हम पढ़ेंगे इसको कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम उसका मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे 10 बंदे बैठे हुए हैं और 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि क्लास में हाइट कितनी है, मतलब किस ग्रुप की अच्छी है, तो मैं कैसे निकालूंगी। अगर आप एक जनरल भी तौर पे सोचिए, ठीक है, कि मेरा ये जो है इंटरवेंशन है आपके ऊपर कि मुझे ये पता करना है क्वांटिटेटिव स्टडी में ही या क्वांटिटेटिव के थ्रू या क्वालिटेटिव के थ्रू कि किसकी हाइट अच्छी है। अगर मुझे हाइट निकालना है तो कौन सा रिसर्च होगा, ये क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा? क्वांटिटेटिव होगा। हाँ, क्वांटिटेटिव होगा मैम। क्वांटिटेटिव होगा। वेरी वेरी गुड। क्यों क्वांटिटेटिव होगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर मैम की इसमें बात हो रही है। लीकेट स्केल नहीं है। लीकेट स्केल नहीं है और आपके पास न्यूमेरिक का कैरेक्टर में आपका हाइट है, किसी का 5-5 होगा, किसी का 5-4 होगा, किसी का 5-2 होगा, किसी का सिर्फ 5 होगा, ऐसा ही होगा हाइट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम कैसे निकालेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है मीन हाइट क्या है। मतलब अगर मुझे दोनों ग्रुप में गर्ल्स का ग्रुप सेपरेट कर दूं, बॉयज का ग्रुप सेपरेट कर दूं, अब मुझे हाइट निकालना है, मुझे पता करना है कि किसका हाइट ज्यादा है, लड़कियों का हाइट ज्यादा है कि लड़कों का हाइट ज्यादा है। तो मैं कैसे पता करूंगी रिसर्च के थ्रू? एवरेज निकाल लेंगे मैम। वेरी गुड, एवरेज निकालेंगे।
ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज यानी तो हम मीन के थ्रू निकालेंगे, यानी तो मीडियन के थ्रू निकालेंगे, यानी तो मोड के थ्रू निकालेंगे। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, कि जितने भी जो है आपके जो 10 बच्चे इधर है, 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, उन लोग का सबका मैं हाइट लूंगी। हाइट लेने के बाद जो है 10 का मैं मीन निकालूंगी। ठीक है, तो मीन वैल्यू से मैं पता कर लूंगी कि एवरेज हाइट आपके मतलब लड़कियों का ज्यादा है या लड़कों का ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। टेस्ट हाइपोथेसिस क्या होता है? अब दूसरा स्टैटिस्टिकल जो होता है, ये सबसे बड़ा और इसको बहुत ज्यादा इसी के लिए हमें पूरा स्टैट्स पढ़ना पड़ता है, वो होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है आपका? कि आपने एक हाइपोथेसिस होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आप खुद बनाते हैं, जो आपका अपना हाइपोथेसिस या रिसर्चर हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस, जैसे कि जो आपके अल्टरनेटिव, वो हमेशा नेगेशन में होता है। आप अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखेंगे कि मेरा योगा मॉड्यूल काम करेगा। नल हाइपोथेसिस में क्या होगा? उसमें लिखेंगे कि योगा मॉड्यूल काम नहीं करेगा। हम दोनों स्टेटमेंट लेके चलते हैं, हाँ वाला भी और नहीं 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 वाला भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दे रही थी, अपने रिसर्च का एग्जांपल दे रही थी कि 100 बच्चों पे मैंने वो सैंपल पे मेरे 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 जो वेरिएबल थे, एंजाइटी का वेरिएबल था, डिप्रेशन का वेरिएबल था, ये सब वेरिएबल सिग्निफिकेंट वैल्यू आया। तो फिर हम इसको टेस्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर 100 बच्चों पे आया है, तो अब कल को हम, वो तो मेरा सैंपल था, पॉपुलेशन तो नहीं था, हमने पूरे पॉपुलेशन पे तो अपना रिसर्च नहीं किया है, हमने तो एक सैंपल पे रिसर्च किया है। तो वो सैंपल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एग्जिट पोल लगता है। क्या होता है एग्जिट पोल? परिणाम मैम, जो क्या होता है? चुनाव के जो पहले परिणाम हाँ, बता रहे चुनाव के पहले। तो वो तो हम एक छोटे सैंपल पे करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि जितने जो है वोट देने गए हैं वो सब एग्जिट पोल में शामिल हो गए। मान लीजिए अगर वोटर लिस्ट में 100 लोगों ने वोट दिया है, तो हो सकता है एग्जिट पोल में 10 नहीं दिया हो, 100 नहीं दिया होगा, 90 नहीं दिया होगा। तो मेरा जो पॉपुलेशन है वो तो 100 का है, लेकिन एग्जिट पोल जो हुआ वो तो 10 लोगों पे हुआ। तो वो 10 का रिजल्ट जब वो पूरे पॉपुलेशन पे शामिल हो जाता है कि नहीं कांग्रेस जीतेगा, नहीं बीजेपी जीत रहा है, होता है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपको इन्फरेंशियल हाइपोथेसिस समझने का, कि हमारा जो है, जो सैंपल पे हमने किया था, वो रिजल्ट पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसका भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, उसका भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। मान लीजिए जब कोविड वैक्सीन बना होगा तो मीडियन मोड तो निकाले ही होंगे, वो साथ में वो जो है आपका इन्फरेंशियल स्टडी भी किए होंगे। इन्फरेंशियल हाइपोथेसिस, जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, वो कहता है कि जो भी मेरा सैंपल के ऊपर वैल्यू आया है वो पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ये डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था तो मैं आपको एक आइडिया दे दी कि 2 तरह की स्टैटिस्टिक में क्या क्या होता है। पहला में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, जिसमें मीन मीडियन मोड मिडिल वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो भी पॉपुलेशन हमने लिया है, ठीक है, वो जो है वो जो है जो जो हमारा सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन पे उसका रिजल्ट जो है होगा या नहीं होगा एप्लीकेबल, वो हम जो है स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टैट्स में फर्क है, और हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी में दोनों का दोनों ही जरूरी है करना। पहले हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया ये वाला टर्म क्या होता है? टेस्ट हाइपोथेसिस आपका इन्फरेंशियल और जी मैम। डिस्क्रिप्टिव। ठीक है ना। चलिए, अब इसका डिजाइन क्या है? इसका फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल ये है क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ये सारे जो रिसर्च है ना, ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होते हैं। इसको हमें किसी भी तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा के हमको इसको ऐसे ही करना है ना। तो इसको इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, या ये अनस्ट्रक्चर डिजाइन होता है इसका। इसको स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं कि ये एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम डायरेक्ट रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इसको हमको सिस्टमेटिक वे में चलना होता है कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, है ना, कि हम सैंपल कौन सा होगा, कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगेगा, हम कहाँ से सैंपल लेंगे, मतलब ये सारी चीजें होती है इसमें। तो इसको एक स्ट्रक्चर तरीके से करना होता है, इसमें हम अनस्ट्रक्चर तरीके से काम नहीं कर सकते। ये जो है आपका स्मॉल सैंपल पे भी हो जाता है, लेकिन इसके लिए अधिकतर हमें लार्ज सैंपल साइज चाहिए होता है। ठीक है, रैंडम वॉट का मैं मतलब समझा ही दी थी आपको क्या होता है। डेटा कलेक्शन का मेथड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन का मेथड देखिए इसमें क्या क्या होता है। इंटरव्यू, जो हमारा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, उसमें डेटा कलेक्शन का मेथड होता है आपका इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, वो जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं और वो सब वीडियो वगैरह लेते हैं, वो हमारा आर्टिफैक्ट्स हो गया। ठीक है, तो इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था, या गूगल फॉर्म भी हो सकता है ना। ये सारा जो है डेटा कलेक्शन का मेथड है। इसमें मेथड क्या है आपका, क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर आपको मैं दिखाई थी ना PHQ-9 का। स्केल्स, टेस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल टेस्ट या बायोकेमिकल टेस्ट हमने पढ़ा था, वो स्केल्स। उसके बाद फिर आपके जो है क्वेश्चनएयर, ये सारी की सारी चीजें जो है आपका ये सारी की सारी चीजें जो है आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। तो ये इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, आर्टिफैक्ट्स, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग को इस्तेमाल करना होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्वेश्चनएयर, स्केल्स और टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, एनालिसिस, अच्छा ठीक है, ये दो वर्ड है, ये भी आपको समझना होगा कि क्या होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव, क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव, आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे। क्या है लॉजिकल रीजनिंग में, अभी क्लास हुई लॉजिकल रीजनिंग की? जी मैम, पढ़ाया था मैडम ने। ठीक है, तो क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव? सम और ऑल, नो, ऐसा कुछ था मैम उसमें। अच्छा देखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा किसी को भी? इंडक्टिव मींस मैडम जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए मैम, जब प्रीमाइज 1 प्रीमाइज 2 को पूरी तरह से फॉलो करता है तो वो इंडक्टिव तो हमने हाँ ठीक है, और जब प्रीमाइज फॉलो नहीं करते तो वो डिडक्टिव होती है। तो अगर सेम है मींस जो हम रीजनिंग जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, जो कंक्लूजन है वो सेम है, उसे इंडक्टिव कहेंगे। ठीक है, देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव को इस तरह से समझिए आप लोग। देखिए इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में आप यहाँ पे एक नई थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, म्यूट कर लो यार, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो इंडक्टिव का मतलब होता है कि जब भी हम जो है आप इस तरह से समझिए इसको कि जब भी हम कोई नई थ्योरी बनाते हैं, इसमें हमें नई थ्योरी बनाना होता है। ठीक है, इसमें हम नई थ्योरी बनाते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, कुछ नया निकल के आएगा। ठीक है, नई थ्योरी जब हम बनाते हैं और उसके बाद सब पे एप्लीकेबल करते हैं, जिसको हम पार्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं, जब नई थ्योरी बना के हम सबके ऊपर उसको एप्लीकेबल करते हैं तो वो इंडक्टिव कहलाता है। और यहाँ पे क्या है कि थ्योरी पहले से बनी हुई है। जैसे कि मैं अपने क्लास में एग्जांपल देती हूँ डिडक्टिव रीजनिंग का, कि आप लोग को पता होगा कि दही खाने से एग्जाम अच्छा जाता है, ऐसा है किसी के घर में, या आप लोग जानते होंगे इस चीज को। तो यहाँ क्या है कि ये थ्योरी पहले से बनी हुई है और हम एक एक पार्टिकुलर लोगों पे उसको जो है इस्तेमाल करके देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सौरभ जी है, निष्ठा जी है, नेहा जी है, इस तरह करके हम मेरा थ्योरी है कि जो लोग दही खा के जाएंगे उसका यूजीसी रेट तो निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ थ्योरी पहले बना हुआ है। ठीक है, और उस थ्योरी को हम एक एक लोगों पे चेक कर रहे हैं, उसको हम डिडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। यहाँ इंडक्टिव क्या है कि यहाँ पे थ्योरी जो है बना हुआ नहीं है,
ठीक है, यहाँ हम एक नई थ्योरी बनाएंगे, एक नई थ्योरी बनेगी, ठीक है, एक नई थ्योरी बनेगी। यहाँ क्या है कि थ्योरी बना हुआ है और अलग अलग लोगों पे हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल से देखिए कि मान लीजिए कि मैंने निष्ठा जी को एक बुक दी, ठीक है, और उन्होंने लौटा दिया। मैं सौरभ जी को भी एक बुक दी, उन्होंने भी लौटा दिया, ठीक है। तो मैं इनके बारे में क्या की, ये लोग सब लोग ऑनेस्ट है, ठीक है, मैं ऑनेस्टी पे कर रही हूँ मेरा रिसर्च। मुझे पता है कि ये लोग ऑनेस्ट है और एक एक करके जो है एमडीवाई की टीम जो है ऑनेस्ट है, जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं बहुत ऑनेस्ट है। अगर मैं किसी को बुक देती हूँ तो टाइमली लौटा देते हैं, कोई नोट्स देता है तो टाइमली लौटा। तो एक मेरा थ्योरी बना हुआ है यहाँ पे कि आप लोग बहुत ऑनेस्ट है, और उसको अलग अलग पार्टिसिपेंट पे जो है मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं सौरभ जी को भी बुक दी, वो भी मुझे वापस कर दिए, उनको उन्होंने मेरे से पैसे लिए, वो भी वापस कर दिए। तो ऐसे करके क्या हुआ कि एक ऑनेस्टी, एमडीवाई की टीम जो स्टूडेंट है वो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ओबीडियंट है। तो मेरा क्या है कि मैं जो है एक मेरी ये थ्योरी बनी हुई है, और जब अपनी जो बनी हुई थ्योरी हम जब एक एक लोगों पे लगाते हैं तो उसको डिडक्टिव बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ नया थ्योरी हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ थ्योरी बना हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं पायलट स्टडी की स्क्रीन टाइम के ऊपर, मैंने कहा था ना मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर है, तो मेरा जो है पायलट स्टडी जो है स्क्रीन टाइम के ऊपर हुआ। तो मैं एक मॉड्यूल बनाई, और उस मॉड्यूल को जो है, मतलब एक मॉड्यूल का इन्वेंशन हुआ ना यहाँ पे, उसके बाद वो जो है सबके पास पहुंचा। मतलब हर यहाँ पे मतलब यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे पार्टिकुलर टू जनरल चल रहा है, यहाँ पे जनरल टू पार्टिकुलर चल रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं यूज करके एक एक के ऊपर जो है यूज करके देख रही हूँ। और यहाँ पे क्या है, मेरा फॉर्मूला नहीं बना हुआ है, मैं फॉर्मूला बनाई, उसके बाद चेक की, ठीक है। यहाँ मेरे पास कुछ निकल के आया, कुछ बेसिक चीज, कुछ फंडामेंटल चीज यहाँ पे हुआ। तो और उसके बाद उसको मैं जनरलाइज करूंगी। जैसे मान लीजिए मेरा पायलट स्टडी एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम किया, उसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट वैल्यू आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पायलट स्टडी से एक अच्छा क्या निकल के आया, एक थ्योरी निकल के आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मैं जब पायलट स्टडी कर रही थी तो मैंने 25 बच्चों पे किया, तो 25 बच्चों पे जो है मैं वो मॉड्यूल जो है दी उनको, उसके बाद एक थ्योरी डेवलप हुआ ना, मैं 25 बच्चों पे वो रिसर्च की, उसके बाद वो थ्योरी डेवलप हुआ, ठीक है। और यहाँ क्या है कि पहले से थ्योरी डेवलप है, और उसके बाद जो है मैं जो है आप लोग के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। तो इसीलिए इसको इंडक्टिव को हम बोलते हैं पार्टिकुलर टू जनरल, और इसको बोलते हैं जनरल टू पार्टिकुलर, ठीक है। ये पार्टिकुलर टू जनरल है और ये जनरल टू पार्टिकुलर है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव में यही यही फर्क होता है कि इसमें जो है हम कुछ थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है, इसमें थ्योरी डेवलप नहीं हुई है। इसमें 25 बच्चों पे मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद एक थ्योरी निकल के आ रहा है कि हाँ ये जो है मेरा एंजाइटी और डिप्रेशन पे ये मॉड्यूल बहुत अच्छा काम किया। और यही थ्योरी जब यहाँ बनता है और इस थ्योरी को फिर से मैं इस्तेमाल करती हूँ एक एक लोगों पे, तो फिर जो है ये हमारा डिडक्टिव रिसर्च कहलाता है। तो यहाँ थ्योरी पहले से बना हुआ है और यहाँ पे हम नया थ्योरी बना रहे होते हैं। समझ में आया इंडक्टिव डिडक्टिव? किसी को भी यस जी मैम मैम। समझ में आ गया कि यहाँ पे हम थ्योरी बना रहे हैं और यहाँ पे थ्योरी बन चुका है, ठीक है। इसीलिए इसको मतलब इसमें हम जनरल और इसको ग्रॉस जनरल पार्टिकुलर बोलते हैं। ग्रॉस से इंडक्टिव मींस आप कह रही हैं कि हम जो है सटल से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं, और डिडक्टिव में ग्रॉस से सटल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आ गया सबको समझ में ये दोनों वर्ड? जी मैम। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, इसका एनालिसिस के बाद है फाइंडिंग। तो इसकी फाइंडिंग कैसी होगी? इसकी फाइंडिंग है कंप्रीहेंसिव, इसकी है प्रिसाइज। कंप्रीहेंसिव मतलब क्या होता है? सारांश में होता है मैम। वेरी गुड। जो टोटल चीज है हमारा उसको कंप्रीहेंसिव स्टडी कहते हैं, ठीक है। जब हम हर एक एलिमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, हर एक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, तो उसको हम कंप्रीहेंसिव स्टडी बोलते हैं, ठीक है। और प्रिसाइज मतलब? एक्यूरेट और क्लियर।
उसका आकार छोटा होता है, मैं कई चीजें उसमें छोड़ देते कई रखते। और हाँ ठीक है, और कोई? एक्यूरेट, क्लियर एंड वेरी गुड, एरर एक्यूरेटली। एरर। प्रिसाइज मतलब होता है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मतलब, क्योंकि हम इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी हम टेस्ट लगा के काम कर रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हम अधिकतर ऐसा होता है कि इससे हम कोई थ्योरी निकालते हैं, इससे हमें कुछ पता चलता है, और यही चीज फिर यही थ्योरी जा करके वैलिडेशन के लिए फिर यहाँ आ जाता है क्वांटिटेटिव में। ठीक है। क्वेश्चंस है ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड। देखिए ये दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए क्या होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन रहता है, जैसे मैं आपको PHQ-9 का दिखाई थी ना, वो आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन था। उसमें सिर्फ आपको टिक मार्क करना था, आप अपना कुछ नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्टार रेटिंग करते हैं, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हैं ना, आपको अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते व्यू, आपको बस स्टार दे करके उसको समझाना होता है। ठीक है। तो जो PHQ-9 का मैं दिखाई थी वो आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन था। ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और आपको लिख के बताना है। जैसे मैं आपसे पूछी कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन में सबसे अच्छा किस में लगा, ऑनलाइन एजुकेशन में मजा आया कि ऑफलाइन एजुकेशन में, तो आप मुझे लिख के देंगे ना। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको अगर ऑफलाइन एजुकेशन अच्छा लगा तो क्यों 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 लगा, आपको ऑनलाइन एजुकेशन क्यों नहीं अच्छा लगा। तो जब आपको अपना एक्सप्रेस, जब आपको अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है क्वेश्चनियर में, तो उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है टिक मार्क के अलावा, तो उसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए PHQ-9 आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन था, उसमें आप कुछ एक्सप्रेस, आपको कुछ लिख के नहीं बता सकते। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आंसर करते करते कुछ दिमाग में कुछ आया हो, कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का, तो वो आप कर नहीं सकते। आपको बस एक ही ऑप्शन मिला हुआ टिक मार्क करने का, जो लिकेट स्केल है उसमें। लेकिन जब ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको लिखने का मौका मिलता है। जैसे कि आप रिव्यू लिखते हैं ना, रिव्यू का एग्जाम्पल दी थी ना मैं, तो वो ओपन इंडेड हो गया, जो रिव्यू हो गया। रेटिंग क्या हो गया? क्लोज इंडेड हो गया। रिव्यू में आपको मौका लगा है लिखने का, आपको लिख के बताना है। क्लोज इंडेड क्या हो गया? रेटिंग हो गया। आया समझ में? आया समझ में? क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड। यस मैम। जी ये मैम। आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद कर लीजिएगा। नेट के लिए जो है कुछ ना कुछ आ ही जाता है, मतलब अगर मान लीजिए इससे कुछ नहीं भी आएगा तो आपको ये आपको जो ग्राफ है ये सोचने में हेल्प करेगा। ये जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल आपको क्वेश्चंस को सोचने में हेल्प करेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च UGC नेट का बहुत फेवरेट रिसर्च है। ठीक है। इस पे एक ना एक क्वेश्चन दे ही देते हैं वो। तो इसीलिए ये टेबल आपका UGC नेट के हिसाब से, ये कभी ना कभी ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है आपको, आपके सैंपल को लेकर के, डिजाइन को लेकर के, गोल को लेकर के। तो इसी के बेसिस पे ये टेबल मैं बनाई थी आपका। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सा रिसर्च क्या होता है, मेथड क्या है, गोल क्या है, डिजाइन क्या है, सैंपल क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है। और कल से हम लोग अपना जो है हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे पढ़ना। आपका इधर थ्योरी हो गया है। एक बार कल से हम हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे। स्टैट्स के बीच में थोड़ा सा स्टैट्स को आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके चलेंगे, तो उससे आपका पीछे का भी रिकैप होता रहेगा। ठीक है। और सिनॉप्सिस पे काम करते रहिए, जितना सिनॉप्सिस पे काम करेंगे, जितना पेपर पढ़ेंगे, रिसर्च उतना अच्छा से समझ में आएगा आपको। ठीक है। कुछ पूछना हो किसी को? किसी को कुछ पूछना हो? किसी को भी? मैम हाँ पेपर बताइए। कैसे पढ़े समझ में नहीं आता मैम, उसमें डालते तो समझ मतलब। नहीं देखिए, पहले क्या होता है ना, पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है, वो मैं समझ सकती हूँ। वो पेपर पढ़ना जो है बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप रिसर्च को समझते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि अभी आपको लगता है कि कोई भी एक वर्ड आ गया या कभी कुछ ऐसा आ गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको पढ़िए, 20 मिनट ही पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। खास करके जो ओरिजिनल आर्टिकल्स होते हैं ना, क्योंकि आपके UGC नेट में इंपेरिकल रिसर्च का ही सारा कुछ हम पढ़ाई करते हैं, तो कोशिश कीजिए ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ने का।
मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ाई थी ना आपको, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस। सिस्टमैटिक और मेटा जी एनालिसिस जी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ओरिजिनल आर्टिकल्स पे ही आते हैं। जैसे आपका जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी जितनी भी है ना, जितना भी पेपर है आपका, आरसीटी स्टडी हो गया, फिर आपका जो है एनोवा स्टडी, मतलब जो भी इस तरह का स्टडी है उसको पढ़िए आप लोग। अभी तो इतना समझ में आपको आ गया ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सैम्पलिंग मेथड कैसे होता है, रेशियो स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल क्या है, ये सारा चीज क्लियर है ना सबको? जी मैम। है ना क्लियर? क्योंकि देखिए फिर स्टैटिस्टिक पर स्टैट्स पढ़ेंगे नहीं आएगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर है ना सबको? जी मैम। नहीं तो कल एक काम कीजिए, कल मैं रिसर्च का क्लास नहीं लेती हूँ, परसों मैं एक टेस्ट लूंगी आप लोग का। अभी जी तक मैम। पूरा जी थ्योरी हो गया जी, है, हम एक ठीक है? रिवीजन हो जाएगा तो सब हाँ, और ठीक और टेस्ट हो में मैं जाएगा। आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दूंगी, जो नेट में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? सैम्पलिंग पे जितना भी चीज हमने पढ़ा है अभी, कल एक टेस्ट दे दीजिए, कल एक टेस्ट ले लूंगी मैं क्लास में, उसके बाद फिर जो है मैं आपका स्टार्ट करूंगी। तो ये भी आपका दूर हो जाएगा कि जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो कल मैं एक टेस्ट रख देती हूँ, ठीक है? और टेस्ट में रखूंगी, आपको मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगी और आपको बताना है क्लास में। ऐसे नहीं रखूंगी मैं, पेन पेपर वाला नहीं होगा। कौन सा टेस्ट चाहिए आपको बताइए? ऑर्डर रखूं, रिटर्न रखूं? ओरल रिटर्न रख रखूं? दीजिए, ये ओरल रखिए मैम, सबको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर भी रखूं होगा। ना? ठीक है। और मैं अगर रिटर्न भी रखूंगी तो आपको अपना कैमरा भी ऑन करना होगा और माइक भी ऑन करना होगा। हम लोग का तो हाँ ऑनलाइन हाँ। एग्जाम ऐसे ही होता था। ना ना। हाँ, ठीक है। तो कल हम एक ओरल टेस्ट में ले लेती हूँ, और जितने भी पीवाई क्यूज है मेरे पास, मैं वो पीवाई क्यूज ही पूछूंगी आपसे, और आप मुझे खुद से बताइए। आपको दिक्कत तो नहीं होगा कि चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके ही पूछूंगी आपसे, ठीक है? क्वेश्चन का मैं स्क्रीन शेयर करके ही पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो एक बार डिस्कशन भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है? ओके। ठीक है, तो अब मुझे कौन कौन बताएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? एकदम शॉर्ट में, कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, जो भी आपने समझा है अभी तक। हाँ बताइए निष्ठा जी। हाँ निष्ठा जी बताइए, आप आवाज आ रही है मेरी? सॉरी मैम, मेरा हाँ माइक हाँ म्यूट। हाँ, बताइए। मैम क्वालिटेटिव रिसर्च कह सकते हैं जो एक स्मॉल फ्लेक्सिबल होती है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च रहती है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड रहती है। ठीक है। और इसमें जो भी हम फाइंडिंग करते हैं, एक तरह से हम सैंपल या फिर डाटा जो भी लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन रहता है और इंटरव्यू रहता है, जिसमें मतलब हम क्वांटिटी को, जो लिकेट स्केल वगैरह है वो यूज करते हैं। और क्वांटिटेटिव में हम लिकेट स्केल वगैरह यूज नहीं करते हैं। और ये निष्ठा जी, इसमें स्केल मत बोलिए, इसमें आप बोलिए इंटरव्यू बोले ठीक है, क्वेश्चनियर आपने बोला ठीक है, ठीक है? लिकट स्केल मत बोलिए, लिकट स्केल आप दोनों में यूज करें, ठीक और है? इस yes, ma'am। और जो क्वालिटेटिव रहता है मैम, उसमें हम अपने जो भी एक्सपेंस मतलब रिटर्न कर सकते हैं, उसमें कुछ अपनी एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता, जो एग्जैक्ट ट्रुथ है वो ट्रुथ ही रहता है मैम। ठीक है, अच्छा है। और कोई? मैम जो क्वालिटेटिव होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और क्वांटिटेटिव एक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। और दूसरी चीज ये मैम जो क्वालिटेटिव होता है ये डाटा बेस नहीं होता, इसमें जो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लेते हैं। और इसमें जो होता है मैम, हर कोई मतलब जो भी हम बोलेंगे वो नवनीत जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैडम। सौरभ जी को हाँ बोलने, नहीं, सौरभ जी यही को बोल। बोलने दीजिए। हाँ हाँ, उसके बाद फिर मैं आप। और जो 2 मिनट इसका वो विजिट नंबर देखे ना। हाँ हाँ सौरभ जी आप बोलिए। क्वेश्चन आंसर पूरे डिटेल में जाता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है यस नो, बस मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो यस या तो नो होता है। और ये क्वांटिटेटिव में डाटाबेस होता है, इसमें जो है मैम
एक क्वेश्चन इसमें जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्या क्या मतलब होता है? मैम इंडक्टिव में क्या होता है कि हम अपने नए थ्योरी को डेवलप करते हैं, डिडक्टिव में क्या होता है कि वो पहले से चला आ रहा है। जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए हमको किसी पे बिलीव हो गया, मैंने जैसे आपने बोला कि आपने मुझे जो है कोई बुक दिया और मैंने उसको समय पे जो है वापस कर दिया, तो ये आपका बिलीव बन गया है ना, सौरभ जो है ये सही है, ईमानदार है। और जो इंडक्टिव होता है इसमें हम कोई भी चीज़ नई थ्योरी डेवलप करते हैं। इंडक्टिव जो है हम पार्टिकुलर पे करते हैं और उस पर कोई थ्योरी डेवलप नहीं होता है, वो थ्योरी हम डेवलप करने के लिए पार्टिकुलर टू जनरल होता है। और इसमें क्या है, ऑलरेडी डिडक्टिव में थ्योरी डेवलप हुई होती है और उस थ्योरी को हम एक एक लोगों के ऊपर करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और आज समझ में आ गया क्लास आपको, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्लास समझ जी में आ मैम, जी मैम। ठीक, ठीक है विजय जी। चलिए तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी अभी। ठीक है।